जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिज्या इसमें। दोस्तों, पिछले जो लेक्चर में है वो मैंने आपको कहाँ तक बताया था, शिशुनाग वंश के जो है बारे में बताया था। ठीक है, अब शिशुनाग वंश के बाद जो अगला वंश आता है वो कौन सा आता है आपका, नंद वंश। ठीक है दोस्तों, तो उसमें जो है महापद्म नंद जो है काफ़ी शक्तिशाली राजा हुए। उन्होंने जो है नाग दशक के क्या थे, ये प्रधान सेनापति थे। ठीक है दोस्तों, तो नाग दशक की हत्या कर कर महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना करी थी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद के बारे में जो है विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब नंद वंश के जो संस्थापक थे वो आपके कौन थे, महापद्म नंद। ठीक है दोस्तों, ये क्या थे, आपके निम्न वर्ग यानी निम्न जाति से संबंधित थे। अब इनके जन्म को लेकर कुछ विभिन्न प्रकार के तथ्य हैं, हम दोनों जो है तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। अब पुराणों के अनुसार इनका जो जन्म है शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्रा पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। ठीक है दोस्तों, एक मत ये आपका पुराणों के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, और विष्णु पुराण में इसे क्षत्रियों का नाश करने वाला, ठीक है, क्षत्रिय विनाशक कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट इसी से ही पूछ लिया जाता है। और जैन ग्रंथ में इसे क्या कहा गया है, नापित दास कहा गया है, यानी कि नाई का दास कहा गया है। कि ऐसा कहा गया है कि इसके पिताजी जो है नाई थे और ये उनकी जो माता थी वो वेश्या थी। तो दोनों की से जो संतान उत्पन्न हुई तो उसे इस प्रकार से हम उच्चारण करते हैं कि इतिहास में से नापित दास जैन ग्रंथ के मतानुसार कहा गया है। ठीक है दोस्तों, नंद वंश क्या था, असल में ये जो था जैन वंश का उपासक था, यानी कि मानता था। अब दो विद्वान हुए आपके, एक हुआ आपका कार्टियस, दूसरा हुआ आपका डियोडोरस। ठीक है दोस्तों, तो कार्टियस में जो है जैन मत की पुष्टि भी होती है। कार्टियस ने क्या कही कहानी कि इसके जो पिता थे वो आपके यानी कि नाई थे। अब नाई का जो था रूप स्वरूप यानी व्यक्ति होकर भी जो है काफ़ी आकर्षक था। तो रानी क्या हुई, राजा के उसे यानी नाई के प्रेम में पड़ गई और जो है प्रेम प्रसंग दोनों में चला। अब क्या है कि कहीं कहीं पे कालाशोक के जो है 10 पुत्रों का वर्णन मिलता है। ठीक है, और जो है कुछ अल्पवयस्क भी थे। तो नापित जो है महापद्म नंद ने यानी नापित दास ने जो कार्टियस जो इतिहासकार है उनके अनुसार ये कहानी है कि जो महापद्म नंद है उस जो है राजा की हत्या कर दी। और जो अन्य कालाशोक के जो है 10 पुत्र थे, ठीक है, तो उनसे जो है ये शासन की जो गद्दी है वो हड़प ली। कुछ इस तरह की जो कहानी है। तो इससे एक ये नापित दास जैन ग्रंथ के अनुसार भी एक कहानी है। तो दोनों कहानी लगभग मिलती जुलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी कार्टियस की कहानी हुई जिसमें हत्यारे किसे बताया गया है, नापित दास यानी कि महापद्म नंद को बताया गया है। दूसरा आपका एक जो है इतिहासकार विद्वान आपके कौन थे, डियोडोरस। उसने भी लगभग मिलती जुलती कहानी बताई है, लेकिन उसने क्या कहा है कि हत्यारा जो है वो रानी थी। यानी कि उसने क्या कहा है कि महापद्म नंद जो है यानी नापित दास यानी नाई का दास था। अब डियोडोरस ने क्या कहा है कि डियोडोरस ने ये कहा है कि महापद्म नंद के जो पिता थे वो नापित दास थे यानी नाई के दास थे। तो आकर्षक जो है स्वरूप होने के कारण रानी उनके क्या हुआ, प्रेम प्रसंग में पड़ गई और रानी ने ही जो है राजा की हत्या कर दी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा जो है वर्णन मिलता है कि जो डियोडोरस हैं वो किस पे लांछन लगाते हैं, वो रानी पे लांछन लगाते हैं। और जो कार्टियस नामक विद्वान हैं वो क्या करते हैं, आपके राजा यानी कि महापद्म नंद के पिता पर जो है लांछन लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों जो है विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, इन दोनों के लगभग मत एक सही हैं। बस थोड़ा सा जो है इनके जो है हत्यारा यानी जिन्होंने भी जो साजिश की है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिया है और जो है कहानी को कुछ अलग स्वरूप देने की कोशिश की है।
यानी कि ये इसे क्या कहा गया है, आपका क्षत्रिय नाशक कहा गया है। ठीक है, कली का अंश कहा गया है। ठीक है, और परशुराम का अवतार भी कहा गया है। एक तो दोस्तों ये जो जैसे कि ये निम्न वर्ग से जो है संबंधित था और राजा बना, तो ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रभाव क्या हुआ, पूरे जो है सामाजिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रभावी रूप से देखने को मिलता है। अब इसने क्या किया, इसने एक छत्र शासन तथा एक राट की उपाधि धारण की। यानी इसने अब एक ऐसा जो है विस्तृत साम्राज्य बनाया। ठीक है, यानी सर्वाधिक शक्तिशाली तो था ही, जो भी अब तक के मगध में जितने भी राजा हुए थे, तो उसने क्या किया कि एक छत्र बनाया। यानी कि आपने देखा होगा ना कि कभी कोई महाभारत का सीरियल वगैरह देखा होगा, तो उसमें जो है राजा की गद्दी के ऊपर एक छत्र लगा होता था। ठीक है, तो यानी कि एक छत्र, यानी कि उस छत्र का उस गद्दी का जो शासन है वो समस्त जो है राज्यों पर रहेगा, जो भी उसके अधीन है। ठीक है, यानी जो भी मेन फैसले होंगे उसी जो है छत्र के नीचे से होंगे। और उसने क्या किया था, एक राट की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, नंदवंश का अंतिम राजा कौन था, आपका घनानंद था। यह सिकंदर का क्या था, आपका समकालीन था। ठीक है दोस्तों, ये आपका सिकंदर के समकालीन था। यानी कि घनानंद क्या था, आपका धन संग्रहित करने वाला। ठीक है, थोड़ा सा आप कह लीजिए यानी कि मनोरंजन में विलीन रहने वाला ये राजा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने क्या किया, फिर जो है घनानंद की हत्या कर जो है आपका मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अब सिकंदर के समकालीन था। आपको पता ही होगा कि सिकंदर जो है विश्व विजेता बनने का जो है सपना देखता था। यानी कि समस्त जो है विश्व के समस्त भूभाग पर जो है वो आक्रमण करके जो है राज्य करना चाहता था। लेकिन वो चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य की जो है राजनीतिक चाल से जो है सिकंदर जो है भारत पर जो है आपका जो है शासन नहीं कर पाया। ठीक है दोस्तों, तो ये उसकी एक बड़ी विफलता थी। अब नंदवंश के पास क्या था आपका, अब नंदवंश के पास क्या था, आपका एक विस्तृत सेना थी, आपका विशाल राज्य था। ठीक है, भद्रशाल इसका क्या था, आपका सेनापति था। ठीक है, घनानंद, ठीक है, ये धन बटोरने वाला। दोस्तों घनानंद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये धन संग्रहित करने वाला था, अब इसे और जो है मनोरंजन में विलीन रहने वाला था। ठीक है, अब ये धन संग्रहित करने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया कि इसने क्या किया कि विभिन्न प्रकार के जो है कर लगाने शुरू कर दिए, जैसे कि पशुओं की जो है चमड़ा पर, ठीक है, पेड़ से निकले हुए गोंद पर, ठीक है, अब जो है खनिज पदार्थों पर। तो उसने क्या किया, बहुत सारा जो है धन संग्रहित कर लिया। और कुछ ऐसी बातें भी सामने आती हैं कि इसने क्या किया कि गंगा नदी में सुरंग के नीचे जो है जो सारा धन संग्रहित करा था वो गंगा नदी में नीचे गड़वा दिया और उसको ऊपर एक सुरंग बनवा दी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा इसके बारे में चर्चा है कि इसने जो सारा धन है वहाँ पर छुपा के गंगा नदी में छुपा कर रखा था। ठीक है, अब नंदवंश के पास क्या हो गई थी, अतुल्य संपत्ति हो गई थी। दोस्तों अब निम्न जो आपका शिशुनाग वंश से जब नंद वंश में आया तो उसने क्या किया कि अत्यधिक जो है साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है, अत्यधिक इनके पास जो है धन हो गया, अतुल्य संपत्ति हो गई। और जो मगध का साम्राज्य है पहले से भी जो है उत्तर भारत, ठीक है, इधर कलिंग तक, ठीक है, पश्चिमी भारत, तो लगभग काफ़ी जगह काफ़ी जो है विस्तृत साम्राज्य बन चुका था। तो अगर एक मुख्य रूप से हम विस्तारवाद का जो है श्रेय देना चाहें तो किसे जाएगा, आपका नंद वंश को जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाद में फिर जो है चंद्रगुप्त मौर्य आए, ठीक है, उन्होंने थोड़ा और जो है आपका ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान आज की डेट में जो नाम है, तो वहाँ तक जो है आपका सारा साम्राज्य विस्तार किया था। अब नंद वंश को क्या माना जाता है, आपका सामाजिक दृष्टि से एक निम्न वर्ग के उत्कर्ष का प्रतीक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि साम्राज्य को व्यवस्थित रूप से बढ़ाने वाला और बनाने वाला अगर कोई राजा था तो वो आपके कौन थे, आपका नंद वंश थे। ठीक है दोस्तों, जो निम्न वर्ग से संबंधित थे।
फिर जो है प्रियदर्शी सम्राट अशोक आए, जिन्होंने जो है अत्यधिक विस्तृत शासन का साम्राज्य विस्तार किया। अब नंद वंश के समय जो है मगध जो है अत्यंत शक्तिशाली, आर्थिक, समृद्ध और विस्तृत राज्य था। ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ कि जेनोफोन की जो है एक साइरोपीडिया नामक एक पुस्तक है, जिसमें पश्चिमी एशिया में इसे क्या कहा गया है, मध्यस्थता करने वाला देश कहा गया है। और ये मध्यस्थता कौन करता था, आपका घनानंद करता था। ठीक है, ऐसा कुछ उस पुस्तक से संकेत मिलते हैं। और ये क्या मंगवाता था, आपका साइबेरिया से सोना मंगवाता था भारत में। ठीक है दोस्तों। तो ये जेनोफोन की साइरोपीडिया नामक एक पुस्तक में ऐसी चर्चा मिलती है। अब हुएनसांग, ठीक है, ये पाटलिपुत्र में 5 स्तूपों में जो है बहुमूल्य पदार्थ के कोषागार थे। अब एक चीनी यात्री था आपका हुएनसांग, उसने क्या टिप्पणी की है कि पाटलिपुत्र में जो बौद्ध धर्म के 5 स्तूप थे, उसमें क्या होता, बहुमूल्य पदार्थ के जो है कोषागार जो है नंद वंशों ने बनवा रखे थे। अभी व्याकरणाचार्य पणिनि महापदम नंद के क्या थे, आपके मित्र थे। और 34 वर्षीय वरु रुचित, ठीक है, पाटलिपुत्र में ही जो इन्होंने शिक्षा पाई थी। अब नंद क्या थे, आपके जैन मत के उपासक थे। ठीक है, घनानंद के जैन अमात्य कौन थे, आपके शाकटाल और स्थूलभद्र थे। ठीक है, नंद वर्ष के जो है आपका शासन का जो है, जो जिस तरह से वो राजा बना, ठीक है, जिस तरह से वो जन्म हुआ, कितना अत्यधिक जो है इसका विस्तृत राज्य था। दोस्तों इसके जो, यानी कि अगर आप इसके युद्ध की अगर चर्चा की बात करेंगे तो ग्रंथों में या पुराणों में इसके जो है युद्ध की थोड़ी सी कम ही चर्चा मिलती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऐसा जो है ग्रंथों और पुराणों में कहा गया है कि ये जो है अत्यंत शक्तिशाली और जो है आर्थिक संपन्न और विस्तृत साम्राज्य वाला राज्य था, और यह उसका राजा था। अब दोस्तों हम जो बात करते हैं इसके नंद प्रशासन की, यानी कि नंद में किस तरह का जो है प्रशासन रहा, किस तरह की जो है आपका राज्य जो है कार्य करता था, क्या आपके व्यवसाय थे, ठीक है, क्या आपके व्यवसाय थे। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हम अब जो है विस्तार से चर्चा करते हैं। अब गणराज्य, ठीक है, अब एक होता है आपका लोकतंत्र, ठीक है, दूसरा होता है आपका गणराज्य, और फिर हो गया आपका तानाशाह। ठीक है, फिर तानाशाह प्लस लोकतंत्र। ठीक है, तो इस तरह से जो है सत्ता का जो है विवरण किया जाता है। अब पहले के जब नंद वंश का समय था तब क्या था, आपका गणराज्य था। ठीक है, इस समय हम क्या हैं, आपने पढ़ा ही होगा ना, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो ये भारत का वर्तमान का स्टेटस है। अब नंद प्रशासन की बात करें, ये क्या था आपका गणराज्य। ठीक है, गणराज्य से जब भी हम बात करते हैं तो यानी कि कुछ गणमान्य लोग जो किसी सभा में जो है बैठे हों और जो है राज्य के बारे में फैसला करें, तो इस तरह का जो राज्य कहलाता है वो आपका गणराज्य कहलाता है। ये सिर्फ गणराज्य की परिभाषा है। ठीक है, इससे आप पूरे प्रशासन को जोड़ के मत देख लेना। अब गण की जो गण की कार्यपालिका है, इसका अध्यक्ष क्या होता था, आपका निर्वाचित पदाधिकारी होता था, जिसे राजा कहा जाता था। ठीक है, गणराज्य का प्रधान क्या कहलाता था, आपका राजा कहलाता था। कार्यपालिका और संस्थागार की जो सारी शक्तियां हैं किसमें निहित होती थी, आपकी गणराज्य के प्रधान में निहित होती थी। वैसे जो सभा भवन की जो सारी शक्तियां हैं वो किसमें निहित होती थी, आपकी केंद्रीय समिति और संस्थागार में निहित होती थी। ठीक है दोस्तों, और जो गणराज्य का प्रधान होता था वो आपका राजा होता था। अब कार्य क्या होते थे राजा के, कि राज्य में शांति बनाए रखना, प्रशासन की देखभाल करना और आपसी सामंजस्य बनाए रखना। ठीक है दोस्तों,
आपस में संबंध बनाए रखना, ठीक है, एक प्रांत के दूसरे प्रांत से, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए एक कॉलोनी के दूसरे कॉलोनी से, ठीक है। तो पूरा राज्य मिलाकर जो चलाने की जिम्मेदारी होती थी वो किसकी होती थी? आपकी राजा की होती थी, ठीक है। तो आपसी सामंजस्य का जो यहाँ पे अर्थ है तो कुछ इस प्रकार आप अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि सभी में आपस में सभी प्रांतों में आपस में संबंध होना। अब इसमें क्या होते थे, जो प्रमुख जो पदाधिकारी होते थे, एक में होता था आपका उपराजा, ठीक है, दूसरा होता था आपका सेनापति, तीसरा होता था आपका भंडारिक, ठीक है। सेनापति आपका सैन्य गठन करने वाला, उपराजा आपको पता ही होगा, ठीक है। उपराजा को जैसे हम मानते हैं ना, ये जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि वायसराय, ठीक है, तो आप उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी जो सारी शक्तियां हैं, आप उस तरह से लगा सकते हैं कि राजा की अनुपस्थिति में जो है उपराजा कार्य के अधीन आ जाएगा। अब राज्य की जो वास्तविक शक्ति है वो किस में निहित होती थी? आपकी केंद्र समिति और संस्थागार में निहित होती थी। अब सभी राजा कहे जाते थे। अब केंद्र समिति और संस्थागार क्या थे? आपके छोटी छोटी इकाइयों में बटे हुए थे, और सभी इकाई के जो प्रमुख थे वो अपने आप में क्या कहा जाते थे? यानी राजा कहे जाते थे, ठीक है। लेकिन जो प्रधान राजा होता था वो आपका गणराज्य का प्रधान मुख्य राजा होता था। अब राज्य का था आपका छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त था, और सभी जो है अपने आप को राजा कहते थे। अब एकपण जातक नामक जो ग्रंथ है उसमें क्या आपकी मिलती है कि केंद्रीय समितियों की संख्या क्या मिलती है? 7,707, और संस्थागार की संख्या कितनी मिलती है आपकी? 500, ठीक है। तो ये निश्चित नहीं है, तो उसमें जो है ग्रंथ में इस तरह की संख्या का अनुमान लगाया गया है या बताया गया है। अब निर्णय कैसे होते थे दोस्तों? सभा भवन में जो निर्णय होते थे वो बहुमत के आधार पर होते थे। अब सैन्य विभाग का जो आपका मुखिया होता था वो आपका कौन होता था? आपका सेनापति। अर्थ विभाग का मुखिया आपका कौन होता था? भंडारिक होता था। और न्याय विभाग का अब न्याय विभाग कैसा होता था? आपका व्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर जो है आधारित होता था, ठीक है। यानी कि पहले के जो न्याय व्यवस्था, जो शासन था, जब भी न्याय करने की बात आती थी तो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसे बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। तो इस सिद्धांत पर जो है न्याय व्यवस्था नंदवंश में जो है इस तरह से कार्यरत थी। अब कोरम क्या होता था कि कोरम निश्चित संख्या, यानी कि सभा भवन में अगर अधिवेशन में जो है आपके केंद्रीय समिति के जो सदस्य हैं या संस्थागार के सदस्य हैं उनकी संख्या अगर निश्चित या आधे से अधिक ना हुई, यानी कि यानी काफ़ी ज़्यादा संख्या में होने चाहिए, ठीक है, तो तभी अधिवेशन जो है वैध माना जाएगा और उसे क्या कहा जाएगा? आपका कोरम कहा जाएगा। यानी किसी निश्चित संख्या को हम क्या कहेंगे? उसमें कोरम कहेंगे। अब न्यायालय में क्या था? आपका दंड विधान था, और दंड विधान क्या था? आपका लिखित था, ठीक है दोस्तों। और कई प्रकार के जो है न्यायालय थे। ऐसा माना जाता है कि आपके इसमें नंदवंश में 8 लेवल पे जो है न्यायालय होते थे। जो सबसे आपका उच्च जो है आपका न्यायालय होता था वो आपका कौन सा होता था? अपीलीय न्यायालय, ठीक है दोस्तों। यानी कि अगर इस 8 लेवल के न्यायालय में किसी ने भी दोषी को निर्दोष करार दे दिया तो उसे सज़ा नहीं होती थी, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ नंदवंश के बारे में चर्चा की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर जो है न्याय व्यवस्था कार्य करती थी। अब मेन कारण क्या था? साम्राज्यवाद और विस्तारवाद। दोस्तों अब आप सोचोगे कि कोई भी जो है राजा है वो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक टिका नहीं, कि जैसे कि हम पढ़ते कि नंदवंश है कि जो पूरी हिस्ट्री है नंदवंश पर आधारित है, तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यानी कि जो है फिर कोई और वंश आया, फिर कोई और वंश आया, फिर कोई और वंश आया, तो उस तरह से जो है
वंश और जो है राज्य की सत्ता में हमेशा परिवर्तन हुआ था। एक आप कह सकते हैं कि सत्ता का जो है दूसरा नाम परिवर्तन ही है। और मेन कारण जो है सत्ता चले जाने का क्या है आपका साम्राज्यवाद, ठीक है। और दूसरा विस्तारवाद, यानी कि जब कोई राजा अपने क्षेत्र का विस्तारवाद करेगा। अब विस्तारवाद क्यों करेगा? या तो धन संपदा खनिज की कमी होगी, ठीक है, लोगों के रहने के लिए जो है आपके जो है भूमि कम पड़ रही होगी, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका विस्तारवाद का कारण। दूसरा साम्राज्यवाद, ठीक है, यानी कि अगर कोई जो है राजा साम्राज्य के सुख में अत्यंत जो है विलीन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा आपका साम्राज्यवादी बन जाएगा। तो इस तरह से जो है ये यानी कि जो भी साम्राज्य है उसके जो पतन का मुख्य कारण है, चाहे वो आपका शिशुनाग वंश हो, ठीक है, हर्यक वंश हो, नंद वंश हो, चाहे कोई भी आगे जाके अन्य वंश रहेंगे, तो सभी का जो मुख्य कारण अगर आप मेन कोज मान सकते हैं तो यही रहेगा आपका साम्राज्यवाद और विस्तारवाद, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि राज्य में कोई अशांति फैलाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे भी युद्ध करना पड़ेगा। दूसरा आपका कि अब हम तो साम्राज्यवाद करना नहीं चाह रहे, लेकिन दूसरे तो लोग यानी दूसरे जो राजा हैं वो तो साम्राज्यवाद करना चाहेंगे ना, तो वो क्या करेंगे, हमारे ऊपर हमला करेंगे। अब हम तो साम्राज्यवाद के जो है उद्देश्य से लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, शांति के उद्देश्य से। तो उधर से क्या हो रही है आपकी साम्राज्यवाद की जो है उद्देश्य से युद्ध हो रहा है, और इधर के जो राजा है वो आपका कैसे युद्ध कर रहा है, आपका शांतिमय मकसद के लिए, यानी कि उसके जो है प्रजा है वो शांति से रह सके, इसलिए जो है युद्ध कर रहा है। तो युद्ध के जो है यही आपके मुख्य कारण है आपके, ठीक है दोस्तों। तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब प्रधान व्यवसाय क्या था आपका, कृषि था आपका। अंतर्जातीय विवाह थे, यानी कि अब नंदवंश क्या था आपका, निम्न जो है आपकी निम्न वर्ग से संबंधित था, ठीक है। अब अगर आप कहेंगे कि ब्राह्मणवाद या क्षत्रियवाद, तो इसकी क्या हो रही थी, इसमें थोड़ा सा प्रभाव में कमी आ रही थी, तो जिसकी वजह से अंतर्जातीय विवाह जो है जो भी नंदवंश रहा तो उसमें जो है बहुप्रचलन में आ गई थी। तो लेकिन जो है नंदवंश में बाल विवाह का कोई भी जिक्र नहीं होता है, ना ही बाल विवाह होते थे। और विवाह आपके दो ही प्रकार के होते थे, एक होता है आपका गंधर्व विवाह, दूसरा होता है आपका स्वयंवर विवाह, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपकी अगर आप अंतर्जातीय विवाह में देखोगे तो ये रहेगा आपका नंदवंश में। अब नंदवंश का जो है नैतिक स्तर कैसा था, तो नैतिक स्तर काफ़ी अच्छा था नंदवंश का। अब दोस्तों इसमें नंद प्रशासन में हम जो है व्यवसाय की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता था, कृषि जो है वो आपका प्रधान व्यवसाय था। बाकी अन्य छोटी मोटी फसलें, धान, गन्ने, ठीक है, खेत जो है पूरा ही बड़ा नहीं बना कर रखते थे, छोटे छोटे खेत में जो है आपका यानी जो है खेती करते थे। और बाह्य और आंतरिक जो आपका व्यापार था वो क्या था आपका उन्नत था, ठीक है। फसलें किस तरह की होती थी आपकी, गलगल होती थी, रेशम की जो है फसल, ये जो रेशम का है वो व्यापार होता था। कड़े हुए कपड़ों पर, ठीक है, उनके जो है उसका जो है व्यापार होता था। अब काफिले जो है आपके बैलगाड़ी द्वारा चला करते थे, ठीक है दोस्तों। आपने देखा होगा ना पुरानी फिल्मों में बैलगाड़ियों द्वारा जो है आपके कारवां या काफिले एक जगह से दूसरी जगह पर जो है जाते थे, ठीक है दोस्तों। तो व्यापार का जो है स्थानांतरण या जो भी प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन होता था तो कुछ इस प्रकार से होता था। अब दोस्तों नंद प्रशासन में जो है किस तरह से जो है आपका सभा भवन कार्य करता था, एक बार हम उसके बारे में भी जो है चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या होता था, वहाँ पे एक सभा भवन होता था नंदवंश में, ठीक है, जिसे आप अधिवेशन भवन भी कह लीजिए, जैसे आज की हमारी संसद है। अब सभा भवन में कौन होता था, आपके 3 मुख्य अंग होते थे। एक हो गया आपका गणराज्य का प्रधान, दूसरा होगी आपकी केंद्रीय समिति, तीसरा हो गया आपका
संस्थागार। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर आज की डेट में कहें तो संसद भवन हो गया। संसद भवन के 3 मुख्य अंग हो गए आपके, राष्ट्रपति, संसद और राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरह आप लगा लीजिए सभा भवन के 3 मुख्य जो है अंग हो गए आपके, गणराज्य का प्रधान, केंद्रीय समिति और संस्थागार। ठीक है दोस्तों, अब सभा भवन में जो है कोरम होना चाहिए, यानी कि जो है सदस्यों की उपस्थिति जो है आधे से अधिक होनी चाहिए, यानी कि बहुमत में होनी चाहिए, तभी जो है आपका अधिवेशन वैध होगा। और प्रस्तावों के हम क्या कहते थे, यानी कि कोई भी जो है आज की डेट में हम क्या कहते हैं कि नया ड्राफ्ट आ गया संसद में, तो उस वक्त क्या कहते थे, प्रस्ताव आ गया। ठीक है, प्रस्ताव को हम क्या कहते थे उस समय, प्रतिज्ञा कहते थे। अब प्रतिज्ञा का क्या होता था कि कोई भी जो है, अब प्रतिज्ञा का जो उच्चारण होता था वह उच्च स्वर में होता था। अब उच्च स्वर में जो है सभा भवन में यानी जो है प्रतिज्ञा का उच्चारण कर दिया, यानी बोलकर बता दिया गया सभा भवन के सदस्य को। अब जो उसके पक्ष में यानी प्रस्ताव के जो पक्ष में रहते थे वो क्या रहते थे आपके, मौन रहते थे। ठीक है, जो विपक्ष में रहते थे वो आपके क्या करते थे, बोलते थे। ठीक है दोस्तों, अब मत का कैसा होता था कि अब शालाकाएँ होती थी, यानी कि सभी जो है आपके पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बाद कुछ रंग की शालाकाएँ होती थी, और जो सभी सदस्य हैं अपने अन्य अलग अलग रंगों की जो है शालाकाएँ जो है दिखाकर या देकर अपना जो है मत जो है सभा भवन में पेश करते थे। अब शालाकाओं की जो है गणना होती थी, और जो उसके बाद जैसे कि अब पक्ष मौन रहा, विपक्ष ने बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई विवाद हुआ, ठीक है, उस पर मत हुआ। ठीक है, सब ने अपने अपने अन्य अलग अलग रंग के जो है शालाकाएँ जो है प्रस्तुत की। अब जो मुख्य राजनीतिक निर्णय होता था वो भी सभा भवन में ही होता था। ठीक है दोस्तों, ये कौन करता था, आपका प्रधान, ये यानी गणराज्य का प्रधान, राजा, सेनापति। ठीक है, जो प्रमुख होते थे आपके अर्थ विभाग का जो है आपका भंडारिक। तो इस तरह से जो है आपके सभी मुख्य सदस्य अधिवेशन में भाग लिया करते थे। तो आज हमने क्या पढ़ा, नंद वंश के बारे में, जो है आपके जो है महापद्म नंद के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा हम घनानंद के बारे में। ठीक है, घनानंद की जो आगे जाके हत्या करेंगे वो कौन करेंगे, आपके चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। ठीक है, यानी सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण कर रहा था, लेकिन जो है घनानंद जो है अपनी ही सत्ता में जो है विलीन था। ठीक है, तो परिवर्तन की जो है समय की मांग के अनुसार जो है ज़रूरत थी, तो उस कारण से जो है उसका वध हुआ। फिर हमने क्या पढ़ा, आपका नंद प्रशासन के बारे में जो है हमने पढ़ा। ठीक है, थोड़ा सा हमने अधिवेशन के बारे में भी जो है चर्चा की कि किस प्रकार से जो है नंद प्रशासन का अधिवेशन कार्य करता था। तो ये आपका नंद वंश यहाँ पे समाप्त होता है। अगले जो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, आपका चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर आप अपनी तैयारी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।